सबसे पहले आप लोगों को ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में आप एक सिंपल सा मैं अभी आपके सामने इंटेस्टाइन वगैरह बनाता हूँ और उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि ये है कि अगर आप ये देखें कि ये फॉर एग्जांपल आपका स्टोमिक है। ठीक हो गया जी, ये स्टोमिक। उसके बाद ये जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह हो गई। उसके बाद यानी कि उसके बाद ये जनाब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह। ठीक हो गया जी, ये क्या आपकी एक तरह की लार्ज इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपकी रुकावट। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी बॉवल है, यानी कि ये आपकी इंटेस्टाइन की कोई नाली है। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों को पता है कि जो आप खुराक खाते हो वो आपके माउथ से आपके कहाँ जाती है? आपकी एक तरह की एसोफेगस के अंदर आती है। जैसे ही एसोफेगस के अंदर खुराक गई, एसोफेगस से फिर ये कहाँ जाती है? आपके एक तरह के स्टोमिक के अंदर आ गई। जैसे ही ये स्टोमिक के अंदर आ गई, उसके बाद ये कहाँ खुराक जाएगी? आपके एक तरह के यहाँ पर स्टोर होगी एक तरह की। ठीक हो गया। उसके बाद ये कहाँ खुराक जाएगी? आपके एक तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गई। ठीक हो गया जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या? ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई ना कोई रुकावट आ गई, जब ये यहाँ पर कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी तो क्या ये खुराक आगे मूव कर सकेगी? अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इन ऑब्स्ट्रक्शन के लिहाज से, रुकावट आने के लिहाज से कौन कौन से फीचर्स आ सकते हैं? इसके चार जो फीचर्स है ना, वो आपने लाजमी अपने माइंड में रखने हैं। चार तरह के जो फीचर्स हैं वो आपने हमेशा अपने माइंड में रखने हैं कि वो चार तरह के फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चार फीचर्स जो मैंने कहा है कि ये आप लोगों को लाजमी पता होने चाहिए, वो कौन कौन से हैं। ये इसमें कोई रट्टा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी बात है। अगर आप उसको वैसे ही याद कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की जो टाइप्स होती हैं, सबसे पहले आप लोगों को पता चल गया कि अगर फॉर एग्जांपल ये मैं बताऊं कि ये आपकी क्या इंटेस्टाइन की एक नाली है। ठीक होगा। इस इंटेस्टाइन की नाली के अंदर अगर कोई रुकावट आ जाएगी तो इसको आप क्या कहते हो? तो ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम इसको कहेंगे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात का पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है इसकी कितनी टाइप्स है। तो आपने कहना है कि मेन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की दो टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? आपकी एक तरह की दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक आपने कहना है डायनामिक। ये कौन सी होती है? आपकी एक तरह की डायनामिक। और दूसरी जो आपकी टाइप होती है उसको हम कहते होते अडायनामिक। दूसरी कौन सी टाइप होती है आपकी? एक तरह की अडायनामिक। डायनामिक के अंदर आपने ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब हम मतलब कि जब भी डायनामिक की बात होगी तो डायनामिक के अंदर आपने जो चीज बतानी होती है उसके अंदर आपने मेन फोकस करना होता है कि कोई रुकावट है क्या, कोई ना कोई एक तरह की कोई ना कोई रुकावट है, मतलब कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। डायनामिक के अंदर अगर आगे हम लिखते होते हैं कि ये क्या आपकी एक तरह की मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है। इसको हम कहते होते हैं एक तरह का मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक हो गया जी। ए डायनामिक के मतलब पता है क्या होता है? इसके अंदर हम कहते हैं एब्सेंट ऑफ पेरिस्टालसिस। एब्सेंट ऑफ पेरिस्टालसिस है। इसको अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इन दोनों बातों को। देखें, अब फॉर एग्जांपल ये आपका इस तरह, ये आपकी इंटेस्टाइन, ये आपका स्टोमिक हो गया। स्टोमिक के बाद ये जनाब आपकी इंटेस्टाइन इस तरह हो गई। ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल खुराक यहाँ पर आई है और यहाँ से आगे नहीं जा रही, ठीक हो गया, आगे नहीं जा रही, तो ये एक तरह की हम इसको क्या कहेंगे? अगर आगे नहीं जा रही तो इसकी दो कॉजेज हैं। दो कौन सी कॉजेज हो सकती हैं? एक तो कॉज वो हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई ना कोई आगे आगे कोई ना कोई रुकावट है। अगर तो आगे रुकावट है ना, तो फिर उस कॉज को हम कहते होते हैं मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि कोई ना कोई वाकया ही कोई ना कोई सब्सटेंस है, वाकई कोई ना कोई चीज है जिसकी वजह से जो खुराक है वो आगे नहीं जा रही, उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? एक तरह का डायनामिक। ए डायनामिक का आगे का मतलब होता है, देखें आपका फॉर एग्जांपल ये जब खुराक आगे जाएगी इसको कोई नर्व्स को मैसेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिंपल सी बात है, आपके जो मसल्स हैं उनको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। जब मैसेज मिलेगा उसके बाद ही पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगी ना। ये फिजियो के अंदर आप डिटेल के अंदर डिस्कस करोगे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैसे होती है। तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपको पता होना चाहिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो क्या काम करता होता है? वो जनाब आपके इंटेस्टाइन को इनर्वेशन देता है। जब आपके इंटेस्टाइन को इनर्वेशन मिलती होती है तो इसकी वजह से आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। जब आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है तो इसकी वजह से ये खुराक का जो ये वाला जो टुकड़ा होता है ये आगे जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवा रहा है। अगर तो फॉर एग्जांपल नर्व्स का इशू हो, अगर तो फॉर एग्जांपल कोई इनर्वेशन का प्रॉब्लम हो, तो इनर्वेशन की वजह से अगर कुछ मसला बन रहा है तो उसको हम कहते होते हैं कि ये क्या आपका एक तरह का ए डायनामिक कॉज है। उसके अंदर क्या है कि आपकी पेरिस्टालसिस क्या है? वो एक तरह की एब्सेंट है। तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ जी जनाब, इंटरेस्ट डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन कौन
सी होती है, ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन कौन सी होती है। तो इसके अंदर किसी स्टूडेंट को समझ ना आई वो बंदा पूछ सकता है ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब, इंटरस्टेनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि आगे कोई ना कोई रुकावट आ गई है, उस रुकावट की वजह से क्या हो गया, आपका एक तरह का खुराक आगे पास नहीं कर रही, उसको हम कहते होते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की जैसे हर्षबर्ग डिजीज वो एक और कॉज है, उसकी तरफ भी हम आते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं डायनामिक कॉज और एक को क्या कहते हैं एक तरह का ए डायनामिक कॉज। डायनामिक कॉज के अंदर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई सब्सटेंस आ गया, कोई कैंसर का सब्सटेंस हो सकता है, आगे हम वर्म्स हो सकते हैं, या अब मैं इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। लेकिन ए डायनामिक के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई, बल्कि इम्पल्स का कोई ना कोई मसला बन गया, ठीक हो गया, कोई इनर्वेशन का मसला बना है, इस तरह का कोई मसला बनेगा तो उसको हम कहते होते हैं कि ये कौन सा आपका एक तरह का ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है। अब हम इस बात को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं और इसको और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। देखें फॉर एग्जाम्पल अब जिस पॉइंट को मैं डिटेल के अंदर डिस्कस करने लगा हूँ वो है आपका एक तरह का मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। इसकी आगे क्या क्या सीन है, आगे आपने ये कहना है इसकी होती है तीन टाइप्स। कितनी टाइप्स होती हैं इसकी, तीन टाइप्स होती हैं। आपने कहना है इसके तीन टाइप्स हैं, कौन कौन से तीन टाइप्स हैं इसको हम देख लेते हैं। आपने सबसे पहले कहना है तीन टाइप्स। एक टाइप को हम कहते हैं इंट्राल्यूमिनल कॉज, एक को हम क्या कहते हैं एक तरह का इंट्राल्यूमिनल कॉज, ठीक होगा। दूसरा जो कॉज होता है उसको हम कहते होते हैं इंट्राम्यूरल कॉज, क्या कहते हैं एक तरह का इंट्राम्यूरल कॉज, ठीक हो गया। नंबर थर्ड वाला जो कॉज होता है उसको हम कहते होते हैं जनाब आपका एक तरह का एक्स्ट्रा म्यूरल कॉज। अब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होगा ये इंट्रा म्यूरल क्या मतलब है, एक्स्ट्रा म्यूरल क्या मतलब है और इंट्रा म्यूरल क्या मतलब है। हम इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर लेकर जाते हैं। देखें फॉर एग्जाम्पल आपने इस बात को थोड़ा सा गौर करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक तरह की बावल है, बावल, बावल आपकी कितनी लेयर्स की बनी होती है जी, शाबाश मुझे बताइएगा जी। आपने सुना होगा कि बावल आपकी म्यूकोसा की बनी होती है, सब म्यूकोसा की बनी होती है, सिरोसा की, मस्कुलारिस की होती है और उसके बाद सिरोसा होता है। ये आपने चार चीजें सुनी होंगी, समझ आ रही है। तो अगर तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि इसके गिर्द क्या होगी, लेयर्स होगी, इसके गिर्द क्या होती है एक तरह की लेयर्स होती है। ये एक लेयर होगी फॉर एग्जाम्पल, ये दूसरी फॉर एग्जाम्पल आप समझे, ये तीसरी लेयर हो गई, उसके बाद ये आपकी फोर्थ लेयर होगी, ठीक हो गया, ये आपकी फोर्थ लेयर होगी। इसको आपने इस तरह, और ये इधर भी आप इसी तरह बिल्कुल करें कि ये जनाब इसकी लेयर के आउटर लेयर जो इसको बनाती हैं, एक ये लेयर हो गई, उसके बाद जनाब आपकी मतलब कि इसके जो साथ है बिल्कुल एक ये लेयर हो गई, और इसके आउटर जो लेयर है वो आपकी ये वाली हो गई। देखें अब आपने थोड़ा सा गौर करना है, शाबाश। अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन आपके ये वाले ल्यूमन के अंदर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर कोई ना कोई सब्सटेंस आ जाए तो यहाँ से फिर खुराक क्या होगी, वो आगे गुजर सकेगी, नहीं गुजर सकेगी। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, रुकावट होगी। तो जो ल्यूमन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम कहते हैं इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या कहते होते हैं आपको, एक तरह का इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है, जो आपके ल्यूमन के अंदर होती है। अब देखें इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन वो होती है जो कि ये जो आपकी लेयर्स है ना इसके दरमियान में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ना कोई आपका सब्सटेंस हो गया, इसको हम क्या कहते हैं एक तरह का इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन। और एक्स्ट्रा म्यूरल क्या होता है, एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल वाल के बाहर से कोई प्रेशर डाल रहा है, अगर वाल के बाहर से इधर से कोई प्रेशर डाल रहा होगा तो सिंपल सी बात है ये वाल जो होगी वो अंदर की तरफ जाएगी। जब ये वाल अंदर की तरफ जाएगी तो यहाँ से जो खुराक के सब्सटेंस होंगे वो इजिली पास नहीं करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं एक तरह का एक्स्ट्रा म्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन। अब कोई ऐसा बच्चा जिसको इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल की समझ ना आई हो, हाँ जी, हम में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल और इंट्रालुमिनल की समझ ना आई हो, ये एमसीक्यूज आते हैं और ये ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जो आपको लाजमी इसके अंदर आने ही आने हैं। ये नहीं कि इसके अंदर एमसीक्यूज नहीं, लाजमी इसके अंदर आएंगे। इंट्राल्यूमिनल एक्स्ट्रा को रिपीट करते हैं। देखें फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसकी तीन टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझें, आप लोगों को पता है कि एक तरह का अगर ये आपकी ल्यूमन है, ये आपकी एक तरह का क्या है, ल्यूमन है। अगर तो आपको पता है कि ल्यूमन क्या होती है, वो आपकी जो वाल है ल्यूमन की वो भी लेयर्स की बनी होती है जैसे कि ब्लड वेसल्स आपकी ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया की बनी है, तो इसी तरह जो ल्यूमन है आपके जो इंटेस्टाइन है उसकी जो लेयर्स हैं वो भी आपकी क्या बनी होती है, लेयर्स की बनी होती हैं। अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये लेयर्स हैं जो जनाब जिन्होंने बनाया हुआ है, एक लेयर हो गई, ये जनाब दूसरी लेयर हो गई, ये जनाब इस तरह लेयर्स ने कवर किया हुआ है, ठीक हो गया। अब देखें आपने ये कहना है कि अगर तो फॉर एग्जाम्पल
अगर तो फॉर एग्जाम्पल अब देखें, अगर यहाँ पर बिल्कुल सेंटर के अंदर कोई ना कोई रुकावट आ गई है, तो मुझे ये बताएं कि जो खुराक का सब्सटेंस ऊपर से आ रहा होगा वो इधर से गुजर सकेगा सही तरह? ये बता दीजिए शाबाश। जो खुराक का सब्सटेंस होगा वो क्या इधर से आगे गुजर सकेगा? नहीं गुजर सकेगा। जब वो गुजर नहीं सकेगा तो इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन ये वाली जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसको हम क्या कहेंगे? ये ल्यूमन के अंदर है। इस ऑब्स्ट्रक्शन को हम कहते हैं इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? एक तरह का इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक होगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये ऑब्स्ट्रक्शन आपकी वाल के अंदर हो जाए, अगर यहां पर हो जाए, अगर ये वाल के अंदर हो जाए, ठीक होगा, इसको हम कहते होते हैं इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या कहा जाता है? आपको एक तरह का इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन अगर आपकी वाल के अंदर हो जाए। ठीक हो गया। अब देखें, आपने इस तरह समझना है कि अगर फॉर एग्जांपल जब वाल के अंदर होगा, देखें जब ये वाल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो ये जो वाल होगी ये अंदर की तरफ थोड़ी सी धंसेगी, ऐसे ही है ना, डायलेट हो जाएगी ना। अगर नॉर्मल वाल इतनी है, जब इसके अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस आएगा इस तरह, तो ये क्या होगा? ये इस तरह थोड़ी सी इस तरह हो जाएगी। ठीक है। जब ये अंदर की तरफ थोड़ी सी जा रही है तो ये रुकावट पैदा करेगी इस तरह। जब ये रुकावट पैदा करेगी तो इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर वाल की वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? एक तरह का इंट्राम्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन कहा जाता है। अब दूसरी बात देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सटेंस है, कोई एक तरह का कोई कैंसर का कोई सब्सटेंस है या कोई ऐसी चीज है जो कि जनाब आपकी आउटसाइड द ल्यूमन है। कहां पर है? आपके आउटसाइड द ल्यूमन है। जब ये आपकी आउटसाइड द ल्यूमन है तो ये ल्यूमन जो होगा, ल्यूमन के ऊपर प्रेशर डालेगी कि नहीं डालेगी? सिंपल सी बात है, ये ल्यूमन के ऊपर प्रेशर डालेगी। जब ये ल्यूमन के ऊपर, सॉरी, वाल के ऊपर प्रेशर डालेगी, जब ये वाल के ऊपर प्रेशर डाला, वाल अंदर की तरफ गई, जैसे ही वाल अंदर की तरफ गई तो जो खुराक होगी वो इधर से जो गुजर रही होगी वो इजीली गुजर नहीं सकेगी। इसकी वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन। तो कोई आप ऐसा बच्चा जिसको ये इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल की समझ ना आई हो? शाबाश। एनीवन, कोई ऐसा बच्चा? ओके जी। अब हम आते हैं आपका इंट्राल्यूमिनल को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर लेकर जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया कि इंट्राल्यूमिनल क्या होता है, तो देखें इंट्राल्यूमिनल के अंदर जो आपके कॉजेज होते हैं वो होते हैं फीकल इंफेक्शन। क्या होते हैं आपके? एक तरह का फीकल इंफेक्शन। फीकल इंफेक्शन होने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हम देखते हैं कि ये जनाब आपकी एक तरह की क्या है, इंटेस्टाइन इस तरह है। ठीक हो गया जी। ये इस तरह अगर इंटेस्टाइन को हम इमेजिन करते हैं, ठीक है जी, उसके बाद ये जनाब आपका एक तरह का ये हिसाब है। फीकल इंफेक्शन का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जो फीसिस है तो सिर्फ वो है, फ्लूइड नहीं है, फीसिस के साथ फ्लूइड नहीं है, तो फीसिस बहुत हार्ड हो जाते हैं। जब ये फीसिस बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए ना तो ये फीसिस आपके इंटेस्टाइन के अंदर ही रुकना शुरू हो जाते हैं, ये आगे पास ही नहीं करते। जब ये फीसिस आगे पास ही ना करते तो ये बहुत देर तक आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ही रहते हैं, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ही रहते हैं। जब ये आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ही रहेंगे, बहुत ज्यादा देर तक आगे पास ही नहीं कर रहे क्योंकि इसके साथ फ्लूइड नहीं है, तो इसको हम कहते हैं फीकल इंफेक्शन। क्या कहते हैं? एक तरह का फीकल इंफेक्शन कहते होते हैं। ये क्यों? क्योंकि फ्लूइड कम होता है बंदे के अंदर। तो ऐसे बंदे के अंदर हम क्या करते होते हैं? फ्लूइड वगैरह देते होते हैं। तो इसको आपने कहना होता है कि ये क्या होता है? फीकल इंफेक्शन। दूसरी बात पर देखने का दूसरा कौन सा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अब कोई ऐसी बात जिसके अंदर आप ये देखें कि एक बंदा फॉरेन बॉडी ले लेता है। जैसे कि फॉरेन बॉडी होने का मतलब ये कि एक बच्चा है, उसने कॉइन्स उसने क्या किया, उसने जनाब कॉइन्स वगैरह जो है वो जनाब वो उसके साथ खेल रहा था और जनाब उसकी एसोफेगस के थ्रू वो कहाँ चला गया? आपके एक तरह के इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। अब ये जहां पर कॉइन्स जो है वो अटक गया है, तो ये ल्यूमन के अंदर ही गया है ना, किसी और जगह पर तो नहीं ना गया, ल्यूमन के अंदर ही गया ना। तो ये जो हो गया फॉर एग्जाम्पल फॉरेन बॉडी हो गया, इसके साथ आप क्या लिख सकते हैं? एक तरह का फॉरेन बॉडी। नंबर 2। नंबर 3 क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर वर्म्स होते हैं, वर्म्स का साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो कहते हैं ना तेरे पेट में कीड़े पड़े हुए हैं, वो वाला हिसाब है। ठीक होगा। तो ये वर्म्स जो होंगे ये साइज में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पर एक तक ये साइज में बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक हो गया, तो इसकी वजह से मन के अंदर किया आपका वर्म्स के मेन ये 3 कॉज होते हैं जो कि जनाब आपका क्या करवाते होते हैं? एक तरह का मतलब कि इंट्राल्यूमिनल कॉज करवाते होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल गाल स्टोन। समझ आ रही है? गाल स्टोन। अब देखिए मेरी बात को गौर करना है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते थे, हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है? आपके एक तरह का लीवर होता है।
लीवर, और यहाँ पर क्या होता है आपके एक तरह का आपका गाल ब्लैडर होता है, ऐसे ही है। अब स्टोन गाल ब्लैडर के अंदर होता था, अब वो मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ, मैं उस प्रोजेक्ट की तरफ तो जाने से रहा। अगर यहाँ पर स्टोन होता था, यहाँ पर स्टोन होता था, तो ये स्टोन इस तरह डक्ट आती थी, और ये जो डक्ट होती थी ये जनाब इधर से इस तरह मिली हुई होती थी, ठीक है। अब देखें अगर फॉर एग्जाम्पल ये स्टोन इधर से पास करता 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 आपकी इधर इंटेस्टाइन के अंदर आ जाए, तो फिर भी तो आप लोगों का एक तरह का इशू बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो गाल स्टोन, गाल स्टोन एक और काज हो गया, कौन काज होगा आपका, गाल स्टोन ये हो गया, ठीक है। तो ये जनाब आपके मेन 4 कॉज होते हैं जो इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन काज करवाते होते हैं। मेन कितने कॉज होते हैं आपके, 4 होते हैं जो कि क्या काज करवाते हैं आपके, इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन काज करवाते हैं। अब हम आ जाते हैं आगे, आगे देखते हैं कि आप लोगों का फॉर एग्जांपल और कौन कौन से कॉज है। आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंट्राम्यूरल, आगे जिसका पता होना वो कौन सा होता है आपके एक तरह का इंट्राम्यूरल कॉज कौन से होते हैं। इंट्राम्यूरल कॉज के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल देखें, ये आपकी इंटेस्टाइन थी, इस तरह बावल थी, इस बावल को जो इस तरह कवर कर रहा था वो क्या थी, एक तरह की लेयर्स थी, 3 4 ये इस तरह लेयर्स हैं, ठीक है। अब देखें आपने सुना होगा कि इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया जी किसी बंदे को, जब उस बंदे को किसी को इंटेस्टाइन का कैंसर होगा तो वो वाल को इस तरह कवर करता है, वो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, वो सुना ना, म्यूकोसा के अंदर है सब। मजीद साहिल, मेरे ख्याल में इससे बेहतर मैं कोई इंट्राल्यूमिनल के बारे में नहीं बता सकता, अगर आपको इंट्राल्यूमिनल के बारे में भी समझ नहीं आई इसके तरह। इंट्राल्यूमिनल का मतलब होता है आपके ल्यूमिन के अंदर, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये थर्ड टाइम है, उसकी रीजन नहीं होती कि अगर एक बच्चा को नहीं है और तकरीबन दूसरे जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि यार बार बार रिपीट हो रही है बात, हो तो उनके लिए मसला बनता है, ठीक है। तो अब देखें इंट्राल्यूमिनल का मतलब होता है कि ये ल्यूमिन के अंदर है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन, इसको हम कहते हैं इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इसके जो कॉजेज होते हैं इंट्राल्यूमिनल के, वो होते हैं आपके नंबर 1 आप कह सकते हो कि फीकल इंफेक्शन होती है, फीसिस का एक जगह पर रुक जाना। नंबर 2 आप कहते होते हो वो आ जाता है कि हाँ जी जनाब आपके वर्म्स हो गए। इसके बाद नंबर 3 जो होते हैं वो गाल स्टोन हो गया। नंबर 4 जो होता है वो आप कहते होते हो कि फॉरेन बॉडी हो गई, ये इसके फॉरेन बॉडी आपके यहाँ आते हैं, ल्यूमन के गट वाली ल्यूमन के अंदर आते हैं, समझ आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि इंट्राम्यूरल की जब हम बात करते हैं, तो इंट्राम्यूरल के अंदर जब हम आते हैं तो उसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल के अंदर सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि जो मलिग्नेंसी हो, जो कैंसर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे को एक तरह का इंटेस्टाइन की ल्यूमन का, इंटेस्टाइन की वाल का कैंसर हो जाए, तो वो इंटेस्टाइन की वाल के अंदर स्प्रेड करना शुरू कर देगा। जब ये इंटेस्टाइन की वाल के अंदर स्प्रेड करेगा तो ये जो कैंसर होगा ये वाल अब अंदर की तरफ जाएगी, ये कैंसर अब अंदर फैलता जाएगा। जब ये कैंसर अंदर फैलता जाएगा तो मुझे ये बताएं कि ये एक तरह की रुकावट पैदा करेगा कि नहीं करेगा। रुकावट पैदा इजीली करेगा, क्यों, क्योंकि अब यहाँ से जो खुराक गुजरेगी अब उसके लिए रास्ता कम हो गया है। तो ये क्या हो गया, एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ये कौन किसके अंदर हो सकता है, मलिग्नेंसी के अंदर हो सकता है। उसके बाद स्ट्रिक्चर, स्ट्रक्चर हम देखते हैं एक तरह के स्कार्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जब यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं स्ट्रक्चर वगैरह बनते हैं। ये मोस्टली आप किसके अंदर होता है, ट्यूबरक्लोसिस का जो पेशेंट होता है, अगर किसी बंदे को इंटेस्टाइन की टीबी हुई हो, टीबी सिर्फ फेफड़ों की नहीं होती, टीबी आपके दिमाग की भी होती है, टीबी आपकी हड्डियों की भी होती है, टीबी आपके इंटेस्टाइन की भी होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो टीबी होती है वो आपके फेफड़ों की होती है। इस वजह से हम लोगों को मोस्टली यही पता होता है कि हाँ जी जनाब टीबी फेफड़ों की है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता कि सिर्फ टीबी फेफड़ों की होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रक्चर वगैरह हो तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। तो ये होता है इंट्राम्यूरल कॉज, ये दोनों कौन से कॉज होते हैं आपके एक तरह के इंट्राम्यूरल कॉज होते हैं। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल की तरफ कि आपके एक्स्ट्रा म्यूरल कौन से होते हैं। एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर 1 जो इसका कॉज होता है, आप लोग जीआईटी के अंदर अगर आप लोगों ने जीआईटी की पैथोलॉजी पढ़ी है तो उसके अंदर आप एक डिजीज पढ़ते होते हो जिसको हम कहते हैं वाल्व्यूलस, क्या कहते हैं, एक तरह का वाल्व्यूलस है। अगर आप वो डिजीज पढ़ोगे, उस वाल्व्यूलस के अंदर क्या होता है, वाल्व्यूलस और वाल्व्यूलस के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक तरह की इंटेस्टाइन है, ठीक होगा जी, ये आपकी एक तरह इंटेस्टाइन है, ये आपकी इंटेस्टाइन एक तरह की ट्विस्ट हो गई है, फॉर एग्जांपल इस तरह वाल्व एक दूसरे के ऊपर आ गई है, ठीक हो गया, उसको हम कहते होते हैं वाल्व्यूलस। अब ये जो इंटेस्टाइन इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, बाहर से डाल रही है ना, तो जब ये बाहर से प्रेशर डालेगी इसको हम कहते होते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल। कभी भी अगर किसी को बाहर से प्रेशर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का एक्स्ट्रा म्यूरल। और एक हम डिजीज पढ़ेंगे जिसका नाम होता है इंटोसुसेप्शन,
यानी कि अभी मैं आप लोगों को ये दोनों डिजीज जो है ना वो मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, क्योंकि पिक्चर से आप अच्छे से समझ जाओगे। वाल्वुलस, वाल्वुलस, और दूसरा कौन सा होता है नंबर 2, आपने क्या कहना है, एक तरह का इंटोसुसेप्शन। इंटोसुसेप्शन बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, और ये भी मैं इसकी भी आगे मैं बता देता हूँ कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं आप लोगों को इधर गूगल के ऊपर लेकर चला जाता हूँ और उधर आपको सही पता चल जाएगा। एक मिनट जी। अब इन पिक्चर्स के ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा गौर करें, अब वाल्वुलस नॉर्मल क्या होती है, ये नॉर्मल इस तरह इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब अगर इंटेस्टाइन अपने ही गिर्द कवर कर ले, अपने ही गिर्द कवर हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का वाल्वुलस है। अपने ही गिर्द जब इंटेस्टाइन कवर हो जाएगी, ये देखें इंटेस्टाइन कवर होगी कि नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जब हम जैसे कपड़े वगैरह निचोड़ते हैं, ये वाला सीन जो होगा वो क्या होगा, वाल्वुलस। अब ये आपकी एक तरह की आप समझे कि ये नॉर्मल है, ठीक होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक दूसरे की कवर हो गई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का ट्विस्ट हो गई है, ट्विस्टिंग की। ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन को हम क्या कहते हैं, एक तरह का वाल्वुलस कहते हैं। तो जब आपकी ट्विस्टिंग होगी, तो क्या आपके इंटेस्टाइन के अंदर इशू है, आपके ल्यूमन के अंदर इशू है? नहीं, आपके ल्यूमन के अंदर इशू नहीं है। क्या आपके बाहर इशू है? बाहर भी इशू, लेयर्स के अंदर इशू, लेयर्स के अंदर, बल्कि बाहर से आपकी वाल ने दूसरी वाल के ऊपर प्रेशर डाला, ठीक है। तो ये होता है आपकी एक्स्ट्रा म्यूरल। अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल इंटरसेप्शन को देख लेते हैं कि इंटरसेप्शन का क्या सीन है। अगर हम देखें, अब देखें इंटरसेप्शन के अंदर आपको जो मेन बात का पता होना चाहिए वो ये है कि अब ना, ये आपकी नॉर्मल बाइल है ना। अब इसके अंदर हुआ क्या है कि ये आगे वाली बाउल आपके, ये बाउल के अंदर जा चुकी है, एक बावल दूसरी बावल को पंच कर रही है, पुश कर रही है। समझ आ रही है, मतलब कि एक जो बावल है वो पीछे वाली बावल को धक्का लगा रही है, आगे आने नहीं दे रही। तो इसको हम कहते होते हैं इंटरसेप्शन। अगर आप ये देखें कि ये नॉर्मल है, ठीक हो गया। अब देखें, ये बावल जो है वो खुद ही बाहर से अंदर की तरफ धंसी जा रही है, और ये देखें ल्यूमन तंग हो गया। जब ये ल्यूमन तंग हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। और इस ऑब्स्ट्रक्शन को क्या कहेंगे, ये बाहर से अंदर की तरफ वाल्व का इशू है, यानी कि बाहर से जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे एक तरह का एक्स्ट्रा म्यूरल, ठीक है। इंटेस्टाइनल फोल्डिंग होना शुरू हो जाती है इसके अंदर। तो अब हम आ जाते हैं जनाब आगे, और आगे देखते हैं क्या क्या सीन है। तो एक्स्ट्रा म्यूरल को हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर आपको जो मेन चीजों जिसका पता होना चाहिए वो कौन से हैं, एक्स्ट्रा म्यूरल। जबी अपना नाम ना दूसरा रख लो, जो चेंज कर लो, ठीक है, शिराज कर लो या कोई और नाम कर लो। तो एक्स्ट्रा म्यूरल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एक्स्ट्रा म्यूरल, एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर आप लोगों को किस किस चीज का पता होना चाहिए। नंबर 1, एक जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए वो क्या होता है, आपका एक तरह का वाल्व्यूलस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का वाल्व्यूलस। नंबर 2 जिसका पता होना चाहिए उसको हम कहते होते हैं इंटोसुसेप्शन। इंटोसुसेप्शन पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखा दी है। नंबर 3 जिसका पता होना चाहिए, हर्निया। अब कोई बच्चे, हर्निया एक बहुत ज्यादा टॉपिक है। हर्निया का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी इंटेस्टाइन जो हो, ठीक हो गया, मतलब कि आपके इंटेस्टाइन जो है वो आपके वीक पार्ट से प्रोट्रूड हो जाए, तो उसको हम कहते होते हैं हर्निया, ठीक हो गया। आपके इंटेस्टाइनल पार्ट हो गए वो जैसे ही आपकी बॉडी के वीक पार्ट से बाहर निकलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का हर्निया। और हर्निया के अंदर भी क्या होता है, एक तरह का बाहर से एक तरह का इफेक्ट होता है। और नंबर 4, एडहीजन, यानी कि ये कुछ एक्स्ट्रा म्यूरल की कॉजेज हैं। तो ये जनाब सारी की सारी कॉजेज थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन, इंट्रा यानी कि डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन, ए डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल के अंदर लेकर जाता हूँ, फिर आप लोगों को सही पता चल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है।
इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब आपने ये कहना है कि जब भी आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका वॉल्यूम है, जो आपकी खुराक है, अगर उसके पैसेज के अंदर रुकावट हो जाए तो उसको हम कहते होते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर आपने कहना है इसकी मेनली आपकी दो कॉजेज हैं, एक होता है डायनामिक कॉज और दूसरा आपने कहना है ए डायनामिक कॉज। दूसरी कौन सी होती है आपकी? एक तरह की ए डायनामिक कॉज। डायनामिक कॉज के अंदर आपने बताना है कि इसके अंदर जो मेन कॉज बनता होता है उसको हम कहते होते हैं कि ये जनाब आपकी क्या है, एक तरह की मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, वाकई कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। इसके अंदर हम लोगों ने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि कौन कौन सी वाकई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल इंट्राल्यूमिनल कौन सा हो सकता है एक तरह का। मुझे कॉजेज बताए कितनी टाइप्स थी इसकी? शाबाश, इंट्राल्यूमिनल। दूसरी कौन सी टाइप थी इसकी? दूसरी इंट्रा, जो दूसरी टाइप थी उसका नाम बताएं, दूसरी कौन सी टाइप थी? इंट्रा, इंट्राम्यूरल। और नंबर थर्ड जो थी उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का एक्स्ट्रा म्यूरल। एक्स्ट्रा म्यूरल, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि इंट्राल्यूमिनल के अंदर कौन कौन सी टाइप्स थी। इंट्राल्यूमिनल की आगे कौन सी टाइप्स थी ये बताएं। इंट्राल्यूमिनल की, तो इंट्राल्यूमिनल के अंदर आपने बताना है फिकल इंपेक्शन। कौन सा था आपका? फिकल इंपेक्शन हो जाता है, नंबर वन। उसके बाद आप लोगों ने आगे बताना है कि इसके अंदर क्या हो सकता है? एक तरह का गाल स्टोन। उसके बाद आपने कहना है फॉरेन बॉडी। उसके बाद आप लोगों ने बताना है वर्म्स। ठीक है, ये फोर कॉज जो आप लोगों को पता होने चाहिए, शाबाश। उसके बाद आगे हम आ जाते हैं इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल के अंदर आप लोगों को पता होने चाहिए कि फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? एक तरह का मलिग्नेंसी। उसके बाद का था आपके एक तरह का स्ट्रक्चर, ये वाला, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल के ऊपर। एक्स्ट्रा म्यूरल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल वाल्व्यूलस हो सकती है। उसके बाद इंटोसिसेप्शन हो सकती है। उसके बाद आगे जो आपकी टाइप आ जाती है उसको हम कहते हैं हर्निया हो सकता है। और इसके बाद क्या हो सकता है आपके? एक तरह का मतलब कि एडहीजन हो सकती है। ये जो ए डायनामिक कॉज है, इसका कॉज किसी भी जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन के साथ नहीं है, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक होगा। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इसके अंदर नहीं है। तो ये था जनाब आपके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज। अब हम आगे आते हैं, आगे देखते हैं कि आगे कौन कौन सी चीजें, ठीक है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ए डायनामिक कॉज। ए डायनामिक कॉज के अंदर जो मेन आप लोग जो फीचर है जिसका आपको पता होना चाहिए, आपने इस तरह याद करना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर ना ए डायनामिक के अंदर मोस्टली एक बात क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर लाजमी बताता है, पोस्ट ऑपरेटिव। आंखें बंद करके मेरी बात को गौर कर लीजिएगा, पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक हो गया। उसके बाद यानी कि कभी भी हिस्ट्री आएगी ना, पता क्या होगा इसके कॉजेज क्या होते हैं? वो कहता है कि हाँ जी जनाब एक बंदा था, उसका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद अब उसको एक तरह के फीसिस नहीं पास हो रहे, अब उसको वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी और पेन हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है? आपने कहना ये एक तरह के एडानोमिक कॉज है, ठीक हो गया। पोस्ट ऑपरेटिव कभी भी क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो आपने एडानोमिक कॉज की तरफ जाना है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर पोटाशियम का लेवल कम है, हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया क्यों? क्योंकि ये जनाब आपकी इंटेस्टाइन की मोबिलिटी को रोकता है, इंटेस्टाइनल मोटेलिटी को रोकता है। आपने कहना इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस को रोकता है, कम करता है। अगर आपका कलीमिया पोटाशियम का लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को पेरिटोनाइटिस हो जाए, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस पता है क्या हिसाब होता है? देखें, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, अभी तक कभी आपके पेट में दर्द हुई हो, ठीक है, आप देखें फॉर एग्जांपल पेरिटोनाइटिस का मतलब क्या है? पेरिटोनाइटिस अगर हम देखें कि ये जनाब आपका, ये भी टॉपिक हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये आपका स्टोमिक हो गया, ठीक है, उसके बाद ये जनाब आपकी इंटेस्टाइन हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद ये जनाब आपका एक तरह का मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन होगी। उसके बाद देखें इन सब, इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हो कि यहाँ पर मतलब कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ यहाँ पर क्या होता है? एक तरह का पेंक्रियास साहब लगा हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पर स्प्लीन होती है, यहाँ पर लीवर होता है, यहाँ पर गाल ब्लैडर होता है, ठीक है। इन सब को जो कवर कर रहा होता है वो क्या होता है? आपके एक तरह का पेंक्रिया, पेरिटोनियम कैविटी होती है। किडनी भी होता है, यूरेटर भी होता है, ब्लैडर भी होता है, वो सारे भी होते हैं। लेकिन मेन मेरा बताने का मकसद क्या है? देखें फॉर एग्जाम्पल आपने शिराज एक मिनट सबर कर ला यार। अच्छा अच्छा जी, अब फारिज ये आपकी क्लिनिकल की क्लास, सर्जरी की क्लास है, ये बेसिक की क्लास नहीं है, ठीक है। तो अब देखें कि ए डायनामिक कॉज के अंदर जो मेन चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या है, कि आपने इस बात को अपने माइंड में रखना है कि पेरिटोन, अगर फॉर एग्जांपल कभी आपने गौर किया
कि एक बंदा उसको यहाँ पर पेन स्टार्ट हो गई, यानी कि कभी आपके पेट के अंदर दर्द काफी ज्यादा स्टार्ट हो गई हो, क्या आप उस वक्त अपने पेट को ऐसे नहीं कर लेते हो जैसे कभी आपके सीवियर दर्द और आप अपने पेट को अपनी टांगों को अपने पेट की तरफ लेकर आए हो, अपने सॉरी अपने जो अपना सर है वो अपने पेट की तरफ लेकर हो, क्योंकि सीवियर दर्द और आप चाहते हो कि किसी तरह की कोई मूवमेंट ना हो। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? कभी आपने सोचा हो कि कभी यार किसी तरह की कोई मूवमेंट ना हो, क्यों? क्योंकि मूवमेंट होगी तो दर्द बहुत ज्यादा होगी। तो पेरिटोनाइटिस के अंदर पता है क्या होता है? पेरिटोनाइटिस के अंदर सीवियर पेन होती है, क्या होती है? बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है। जब सीवियर पेन होती है ना, यानी कि ये पूरा जो एब्डोमेन होता है ना, पूरे का पूरा जो एब्डोमेन होता है, यहाँ पर जितने भी आर्गन होते हैं उसके ऊपर टेंडरनेस आ जाती है। वहां पर बंदा हाथ भी लगाता है ना कोई बंदा, तो बंदा कहता है मेरे बहुत दर्द हो रही, मेरे हाथ मत लगाओ, ठीक हो गया। और उस नतीजे में क्या करेगा? क्या बंदा कहेगा कि हाँ जी जनाब मैंने खाना खाना है? क्या बंदा उधर से मूव करेगा? बल्कि इंसान सांस तक बहुत ज्यादा सुकून से लेता है कि अगर मैंने सांस भी लिया तो सांस के साथ मेरे अब्डोमिनल मसल भी मूव करेंगे, जिसकी वजह से मुझे पेन होगी। तो अब देखें, जब पेरिटोनाइटिस के अंदर बंदे को इतनी ज्यादा सीवियर पेन होगी, वो किसी तरह की मूवमेंट करेगा नहीं, जिसकी वजह से आपकी इंटेस्टाइनल मोटेलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो खुराक होगी वो आगे पास नहीं करेगी। जब कोई चीज आगे ही नहीं पास करेगी तो क्या होगा? ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन की कॉज है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, आगे कौन सा होता है? पेरिटोनाइटिस भी एक ऑब्स्ट्रक्शन की कॉज होती है। आगे देखें, आगे कौन सा कॉज होता है? आगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे इसके कॉजेज के अंदर मेन हम जो डिस्कस करते होते हैं वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के बॉडी के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ गया, हाई लेवल ऑफ यूरिया, और इन सब को एक टर्म से बुलाया जाता है, उसको हम कहते हैं पैरालाइटिक इलियस। क्या कहते हैं? एक तरह का पैरालाइटिक इलियस। इन सब को एक टर्म से बुलाया जाता है। क्वेश्चन के अंदर ये आएगा पैरालाइटिक इलियस, या फिर ये आएगा, वो पता कैसे क्वेश्चन पूछेगा? वो कहेगा कि हाँ जी जनाब एक बंदा है, उसका ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद जनाब उसके फीसिस पास नहीं हो रहे, उसको वॉमिट आ रही है, उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या, उसके एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, तो उसको क्या है? आपने क्या कहना है? उसको एरोडायनामिक कॉज है, उसको पैरालाइटिक इलियस है। मतलब मेरी बात करने का मकसद ये है कि इन सब को आप पैरालाइटिक इलियस के नाम से भी जानते हो, यानी कि आपका पैरालाइसिस हो चुकी इलियम की, ठीक होगा। इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का पैरालाइटिक इलियस है, पैरालाइसिस एक तरह की, ठीक है। यानी कि इलियम जो है वो मूवमेंट नहीं जा रहा, इसको हम कहते हैं पैरालाइटिक इलियस। इन सब को हम एक नाम इससे भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये था जनाब आपका एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन, डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को पता चल गया होगा कि डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन या एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। अब एक सिंपल सी बात है, फोर जो है ना टेट्रा, जो इसके अंदर मेन फीचर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। बल्कि जिस बच्चे ने ये गौर से सुना होगा उसको फीचर्स खुद ही बता सकता है मुझे कि इसके फीचर्स आगे कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन का आपको पता चल गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसा आएगा? जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसके अंदर ये बातें लाजमी लिखी होंगी जी। कौन कौन सी? लास्ट पॉइंट रिपीट, लास्ट पॉइंट कौन सा रिपीट का कह रहे हैं आप? पैरालाइटिक इलियस का मैंने बताया ना कि पैरालाइटिक इलियस वाली बात कर रहे हैं, जो शायस्ता उसको समझ नहीं है, हमना नासिर शायस्ता। पैरालाइटिक इलियस हम उस सबको कहते हैं जिसके अंदर आपकी जो मतलब के जो इंटेस्टाइन है वो एक तरह की मूव ही नहीं हो रही, ठीक होगा। इसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं पैरालाइटिक इलियस। इसको हम कहते हैं एक तरह का पैरालाइटिक इलियस भी कहते होते हैं। अब हम आ जाते हैं जनाब आपके फीचर्स, कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे। अच्छा, ये बिल्कुल छोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक तरह की क्या, एक तरह की यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो मुझे अब आप लोगों ने एक बात बतानी है। क्या इधर से जो खुराक होगी, इधर से जो खुराक होगी वो आगे पास करेगी? शाबाश, ये बताइएगा जी। जो खुराक होगी वो आगे पास करेगी? कोई स्टू मतलब कोई चीज आगे पास करेगी? ये बता दे। आगे पास करेगी? आगे पास कर ही नहीं सकती क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। जब आगे पास नहीं करेगी तो फीसिस होंगे नहीं, कॉन्स्टिपेशन। नंबर वन बंदे को क्या होती है? एक तरह की कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक हो गया नंबर वन। नंबर टू कौन सा कॉज हो सकता है? नंबर टू आप लोगों ने कहना है कि ये जब खुराक आगे जा नहीं रही थी, ये खुराक कहाँ जाएगी? ये खुराक जिधर से ऐसी उधर वापस जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये स्टोमिक के अंदर ज्यादा होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, उसके बाद क्या होगी? बंदे को वॉमिट आएगी, वॉमिट। इसका नंबर थर्ड क्या होता है? वॉमिट। नंबर थर्ड क्या है? अच्छा, जब ये खुराक बाहर नहीं जा रही तो ये ल्यूमन के अंदर ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। जब ये ल्यूमन के अंदर ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा? एब्डोमिन जो होगा वो फूल जाएगा, जिसको हम कहते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्या कहते हैं? एक तरह का एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो नंबर थर्ड को आपने कहना है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्या कहना है आपने? एक तरह का एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद नंबर फोर जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब यहाँ पर चीज इकट्ठी हो रही तो इसके साथ नर्व्स भी गुजर रही हैं, तो नर्व्स को ये एक तरह का इरिटेट करेगी कि नहीं करेगी? जब ये नर्व्स गुजर रही हैं, जो आपकी ब्लड वेसल गुजर रही हैं, उसको एक तरह का इरिटेट करेगी कि नहीं करेगी? तो सिंपल सी बात है, जो आपकी इसके साथ जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, जब वो गुजर रही है उसको इरिटेट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपके एक तरह का
पेन होगी, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जिसके अंदर ये चार चीजें बताई हो ना, एक तरह का कौन कौन सा, कि एक पेशेंट है वो जनाब हमारे पास प्रेजेंट करता है, उसको वॉमिटिंग है, उसको जनाब एक तरह का कॉन्स्टिपेशन है, उसको जनाब अब्डोमिनल डिस्टेंशन और उसको पेन है। ये चार चीजें किसी भी जगह पर आपको मिलती हैं तो आपने क्या कहना, आपने कहना उसको ऑब्स्ट्रक्शन है कोई ना कोई। फॉर एग्जाम्पल वो घर वाले कहते हैं कि हमारी बेटी जो है ना वो जनाब, या बेटा जो है ना वो जनाब, एक तो क्या है ये मतलब कि वो कहते हैं हाँ जी जनाब 8 साल का बच्चा है, ठीक है, 8 ईयर्स उसकी एज है, और उसके बाद क्या होता है उसको जो है वो जनाब फीसिस पास नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन में उसको ठीक होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि जब फीसिस पास करते हैं तो वो बहुत ज्यादा दर्द होती है, उसको बहुत ज्यादा पेन होती है, और जो स्टोमिक है उसके ऊपर जब हम हाथ लगाते हैं तो हमें लगता है ऐसे जैसे बहुत ज्यादा सख्त हो स्टोमिक, और उसके बाद कभी कभी वो उल्टी भी कर देती है। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना इसके अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो बेहतरीन मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर का एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपने, मैं दोबारा वॉमिटिंग एक, कॉन्स्टिपेशन दो, अब्डोमिनल डिस्टेंशन तीन, और क्या पेन, ठीक है। अब हम आते हैं जनाब, अगर फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो, फिर हम कौन से फीचर्स देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो हम कौन से फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले हमने ऑब्स्ट्रक्शन को, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को हमने डिवाइड किया था। मैं बिल्कुल एंड के ऊपर आपको ये पूरा चार्ट बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर आप लोगों को फिर पूरी समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को मैंने डिवाइड किया था आपका डायनामिक के ऊपर, और उसके बाद मैंने किसके ऊपर डिवाइड किया था आपका, एक तरह का ए डायनामिक के ऊपर आप लोगों को। उसके बाद मैंने कहा था कि जो डायनामिक होता है, उसके बाद मैंने कहा कि हाँ जी जनाब ये क्या होता है, एक तरह का मतलब कि जो डायनामिक को हम मेनली देखते होते हैं, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर आ जाता है आप लोगों का फॉर एग्जांपल इंट्राम्यूरल, इंट्राल्यूमिनर, ये वो सारी टाइप्स आ जाती हैं। उसके बाद फिर आगे कुछ हम आए। अब हम पता है क्या देखने लगे, हम देखने लगे कि आपकी दो ही तो इंटेस्टाइन है, एक होती स्मॉल इंटेस्टाइन, एक है लार्ज इंटेस्टाइन। एक कौन सी आपकी, लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। तो अब हम आते हैं जनाब इसकी तरफ। देखें, सबसे पहले अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन है कहाँ, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती कहाँ है, ठीक है। अब हम लोगों को मेन इस बात का पता होना चाहिए कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है कहाँ। तो इसकी तरफ हम आते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का, कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर प्रेजेंट है। इस पॉइंट की तरफ जब हम आए तो उसके बाद आप लोग को देख लेते हैं। तो ये देखें कि फॉर एग्जांपल, मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है। अगर हम ना, आपने रट्टे की तरफ नहीं जाना, आपने कंसेप्ट की तरफ जाना है। आपको मेन चीज का पता होना चाहिए कि अगर आपके यहाँ पर पेन हो रही है तो वो हो किस वजह से रही है। इसको मैं थोड़ा सा डीपली करके लेकर जाने लगा हूँ, ताकि अगर आपको पता चले कि हाँ जी जनाब ये दर्द हो कहाँ रही है, ठीक है। देखें, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि ये आपकी क्या एक तरह की स्टर्नम है, ये आपकी एक तरह की क्या, एक तरह की स्टर्नम है, ठीक हो गया। आप लोगों को पता है कि हाँ जी जनाब ये स्टर्नम के साथ इस तरह जनाब आपकी क्या होती है, एक तरह की रिब्स लगी होती हैं, और पीछे ये कहाँ पर जाती हैं, आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ लगी हुई होती है, इस तरह, ठीक है। मतलब कि ये इस तरह वर्टिब्रल कॉलम के साथ लगी हुई है। इधर से भी जनाब इस तरह सारा सीन होता है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ लगी हुई है। ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ जाकर लग रही हैं, ये जनाब मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम के साथ पीछे पीछे लग रही है इस तरह, ठीक है। तो ये बात बताने का जो मेन मकसद है वो अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह जनाब लगी हुई है, ठीक हो गया। और उसके बाद कुछ क्या होती है, वो लगती नहीं है, ठीक है। फ्लोटिंग रिब्स आप लोगों को पता होगा, इतना तो सबको ही पता होगा ना जहाँ पढ़ रहे हैं। अब देखें, आप लोगों को पता है माशाल्लाह कि यहाँ पर होता क्या सीन है। यहाँ पर ये सीन होता है कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह जब हम अगर कर दें, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके बाद जो मेन मेन जो आप लोगों को पता हो वो क्या है, वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट यार, ये इस तरह का बना दे, ये इस तरह, ठीक है। तो आपने पता कैसे देखना है, आपने देखना है कि फॉर एग्जाम्पल इस तरह एक लाइन में लगा रहा हूँ, अगर ये देखें कि इस तरह मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन इधर लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। एक लाइन इधर लगा रहा हूँ, एक लाइन इधर लगा रहा हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद देखें कि अगर मैं एक लाइन इधर लगा रहा हूँ और एक लाइन क्या लगा रहा हूँ, आपका इधर लगा रहा हूँ, ठीक है। अब उस तरह पूरे का पूरा तो स्ट्रक्चर बनने से रहा, लेकिन मेन क्या है, इसको आप देखो कि ये क्या आपका अम्बिलिकस है, ये क्या आपकी एक तरह की अम्बिलिकस है, यानी कि ये अम्बिलिकल रीजन है, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को आपको फुल डिटेल के अंदर पता है कि ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन।
एपिगैस्ट्रिक रीजन, इसको हम कहते हैं अम्बिलिकस रीजन, इसको हम कहते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। मतलब कि ये हिस्से हैं, ये आप लोगों को पता हो तो ये, बल्कि मैंने एक्यूट अब्डोमिनल पेन जब आपका पहला लेक्चर था मैंने उसके अंदर बताए थे, आपके पहले लेक्चर के अंदर, मैं फुल डिटेल के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन ये मेन बताने का मकसद क्या है, ये मेन बताने का जो मकसद है वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसका पेशेंट आया, ये जनाब उसकी एसोफेगस ऐसे आती है, जैसे उसकी एसोफेगस आती है तो सबसे पहले आपको पता होगा एपिगैस्ट्रिक के अंदर का तो उसका एक तरह का स्टोमिक आ गया। जैसे उसका यहाँ पर स्टोमिक होता है तो अम्बिलिका रीजन पर ऊपर के ऊपर क्या होता है, एक तरह का उसकी एक तरह की स्मॉल इंटेस्टाइन आना शुरू हो जाती है। ठीक होगा, ये क्या होती है, एक तरह की स्मॉल इंटेस्टाइन आना शुरू हो गई। अब जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन आती है ना, उसके बाद एक मिनट, ये क्या होती है, एक तरह की स्मॉल इंटेस्टाइन आना शुरू हो गई। अब जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन आना शुरू होती है इस तरह, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे आ रही है, ठीक है। अब आप लोगों को पता हो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन किस हिस्से में, मुझे ये बताएं, ये कौन सा हिस्सा है, शाबाश। ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या कहते थे, जहां पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला हिस्सा है आपका अम्बिलिकल वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा कौन सा है आपका, एक तरह का अम्बिलिकल वाला हिस्सा। तो अम्बिलिकल वाला जो भी हिस्सा था, हम उसको क्या कहते थे, एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट। हम उसको क्या कहते होते थे, एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हम इसको कहते होते थे जनाब, ये आपका कौन सा पार्ट है, एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। तो अब देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के ये वाले हिस्से पर पेन हो रही है, अम्बिलिकल रीजन पर पेन हो रही है, मतलब कि उसके नाफ वाले हिस्से पर पेन हो रही है, तो उसका मतलब क्या, उसके स्टोमिक के अंदर पेन है, या उसका मतलब क्या है कि उसके जनाब आपके किसी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पेन है। हमने कहना है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेन है। कहां पर पेन है आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पेन होगी वो कहाँ होगी, आपने कहना है वो अम्बिलिकल रीजन पर होगी। नंबर वन, कहां पर होगी आपकी, अम्बिलिकल रीजन पर होगी। दूसरी मेरी बात को आप लोगों ने गौर करना है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड होती है, जिसको हम कहते हैं, ये कहो ये ड्यूडिनम है, ये जूजिनम है, ये इलियम है, उसके बाद सिकम, उसके बाद यहाँ पर सीकम के साथ यहाँ पर जनाब आपकी क्या होती है, एक तरह की इस यहाँ पर नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स के बाद क्या होता है, इस तरह स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर जा रहा है, इस तरह जा रहा है, इसको हम कहते होते हैं जनाब, ये होता है आपका असेंडिंग कॉलन। क्या होता है आपका, एक तरह का असेंडिंग कॉलन, ये असेंडिंग कॉलन हो गया। असेंडिंग कॉलन के बाद ये स्ट्रक्चर इस तरह जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। क्या कहते हैं, एक तरह का आपका ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ये नीचे की तरफ जब आता है कॉलन, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कॉलन। क्या कहते हैं, एक तरह का डिसेंडिंग कॉलन। और डिसेंडिंग कॉलन के बाद जो स्ट्रक्चर आता है इसको हम कहते होते हैं आपका एक तरह का सिग्मोइड कॉलन। सिग्मोइड कॉलन के बाद इस तरह स्ट्रक्चर जाता है, ठीक है। अब मेरी बात करने का जो मेन मकसद है वो क्या है, बात करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जो आप लोगों की अम्बिलिकल स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसकी जो पेन होगी वो कहां पर होगी, आपकी आपकी पेन उसकी अम्बिलिकल रीजन पर होती है, ये वाले रीजन पर होती है जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल रीजन। तो कभी भी अगर किसी बंदे के नाफ के अंदर पेन हो रही है, नाफ वाले हिस्से के अंदर पेन हो रही, तो आपने क्या कहना है, अगर कोई बंदा पूछता है कि हाँ जी जनाब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की पेन है, लार्ज इंटेस्टाइन की पेन है, किसकी पेन है, तो आप क्या बताओगे, शाबाश, आपने आंखें बंद करके कहना कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की पेन है। एक बात। दूसरी बात की तरफ आप लोगों ने आना है कि फॉर एग्जांपल अगर अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटेल के अंदर लेकर जाने लगे हैं ना, तो इसको आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात आप लोगों को जो मेन पता होनी चाहिए वो क्या है, अब मुझे ये बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, अगर इधर रकावट है, फॉर एग्जाम्पल ये वाले हिस्से पर रकावट हो गई है, तो खुराक का इधर जाना इजी है या ऊपर जाना ज्यादा इजी है, मुझे ये बताएं। बाहर निकलना ज्यादा इजी है या फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलना ज्यादा, या वॉमिट आना ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि उस बंदे को वॉमिटिंग के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। उसको क्या होगा, मतलब कि अम्बिलिकल रीजन पर उसको पेन होगी। नंबर टू, आपने क्या कहना है कि एक तरह का क्या होगा, एक तरह का उसको वॉमिट होगी। ये नंबर टू हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। नंबर थर्ड कौन सा पॉइंट होता है, नंबर थर्ड आप लोगों को जिस पॉइंट की समझ आनी चाहिए वो ये है कि क्या जब ये खुराक आगे जा सकेगी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, क्या उसको फीसिस आएंगे, नहीं सही तरह आएंगे। जब फीसिस सही तरह नहीं आएंगे तो उसको क्या होगी, एक तरह की कॉन्स्टिपेशन होगी। क्या होगी, एक तरह की कॉन्स्टिपेशन होगी। नंबर फोर, जो खुराक होगी वो यहाँ पर रुकेगी तो अब्डोमिनल डिस्टेंशन होना शुरू हो जाएगी कि नहीं होगी। आपने सिंपल सी बात करनी, आपको क्या होगी, एक तरह की अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, ठीक है। तो ये फीचर्स आपके किसके अंदर आप देखते हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर देखते हैं। ये किसके अंदर हम देखते होते हैं, अगर किसी बंदे को स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं, उसके अंदर हम अब्डोमिनल पेरी अम्बिलिकल रीजन पर पेन हम देखते होते हैं। उसके बाद जो हम देखते होते हैं वो ये होता है कि हाँ जी जनाब कॉन्स्टिपेशन होती है, वॉमिटिंग होती है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। ये हम सारे के सारे का एक तरह के फीचर्स देखते हैं।
अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं कि इसको पेन किस तरह की होती है। आपने कहना है रैपिड ऑनसेट पेन होती है। रैपिड ऑनसेट पेन का पता है क्या मतलब होता है? कि एक तरह का एकदम बहुत सीवियर पेन होती है और सीवियर पेन की वजह से इस तरह होता है कि बंदा अपना सर नीचे की तरफ करता है और अपने पेट को इस तरह पकड़ने ये जो नाक वाला हिस्सा होता है इसको इस तरह ऊपर से हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है और अपना सर नीचे की करने की कोशिश करता है, ठीक है? इतनी सीवियर पेन होती है, ठीक है? तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, अम्बिलिकल रीजन पर पेन होती है, रैपिड ऑनसेट होती है, सीवियर पेन होती है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक रहती है। 2 से 3 मिनट तक रहती है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे जो दर्द होती है ना वो मेरे ये नाक वाले हिस्से पर होती है और नाक वाले हिस्से पर एकदम दर्द स्टार्ट होती है और होती सिर्फ 2 से 3 मिनट है और निकाल मेरी जान देती है। तो आपने क्या कहना है, ये किसकी दर्द है? स्मॉल इंटेस्टाइन की दर्द है, लार्ज इंटेस्टाइन की दर्द है, किसकी दर्द है? शाबाश, पहले तो ये बताएं। अम्बिलिकल रीजन के ऊपर ये आप लोगों ने देख लिया तो आपने कहना है कि ये है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मसला। फिर आपने डॉक्टर होकर आपने पूछना है कि क्या आपको जो है जनाब एक तरह का पैखाना क्या हो वो सही आ रहा है? वो कहेगा कि नहीं डॉक्टर साहब मुझे पैखाना सही तरह पास नहीं हो रहा। फिर आप कहते हो कि हाँ जी जनाब आपको फील होता है। आप उसको देखोगे तो उसका एब्डोमिनल डिस्टेंड हुआ होगा, सख्त हुआ होगा। फिर उसको पूछेगा कभी वॉमिट आई? अगर वो कहता है जी वॉमिट, तो आपने कहना स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हैं। ये किसके फीचर्स हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन फीचर्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं कि आगे क्या होता है। देखें, वॉमिटिंग के बारे में जैसे मैंने कहा था कि वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग के बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर, अच्छा यहाँ पर ही थोड़ा सा देख लीजिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आपकी यहाँ पर भी आ रही है, लार्ज इंटेस्टाइन आपकी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन हर जगह पर आ रही है, ठीक है? लेकिन इस बात को आगे जाकर लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर हम जाकर जाकर डिस्कस करेंगे। अब देखिए वॉमिट के अंदर हम थोड़ा सा डिस्कस करने लगे कि इसके अंदर वॉमिटिंग किस तरह की होती है। वॉमिट, पहले तो मुझे ये बताएं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कितने हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम, ठीक है? कुछ शहंशाह होते हैं उनको ये भी, शहबाज नवाज। अच्छा ड्यूडिनम ठीक हो गया। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर तो ये देखें, अगर ये स्टोमिक है, ठीक हो गया, इसके जो साथ वाला हिस्सा होगा उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का ड्यूडिनम कहते हैं। इसके बाद वाला जो हिस्सा होगा उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का ज्यूजिनम कहते हैं। उसके बाद वाला जो हिस्सा होगा उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह का इलियम कहते हैं, ठीक है? अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन आपके ज्यूजिनम के ड्यूडिनम के अंदर, अगर तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है ड्यूडिनम के अंदर है, ठीक हो गया, तो बंदे को हाई फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग यानी कि थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको वॉमिट, अगर फॉर एग्जाम्पल ऑब्स्ट्रक्शन ये आपकी कहाँ पर है? ड्यूडिनल लेवल पर है, तो आपने कहना है फ्रीक्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे तकरीबन 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वॉमिट हो रही है, तो आपने क्या कहना है कि हो सकता है कि इसके कहाँ पर एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो, होती ना, वो कहता है डॉक्टर विद का मसला है। किसका मसला है? आप तरह का जूजिनम का मसला भी है। वो कहता है कि जब भी मुझे दर्द होती है तब सिर्फ पेन होती है। फिर आपने क्या कहते हैं, आपने कि ये किसका मसला है? आपका एक तरह का जूजिनम का मसला है, ठीक हो गया। और अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब, आवाज कट रही है मेरी? अब आवाज क्लियर है? ओके, अगर अब क्लियर हो गया तो अच्छा जी। और अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो वॉमिट है ना वो एक तरह की जब स्टार्ट होती है ना, ठीक है, वो जैसे स्टार्ट होती है तो वो होती रहती है, ठीक है, वो कई घंटों तक चलती रहती है, कई घंटे तक चलती रहती है। मतलब कि अगर एक बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब जब मुझे वॉमिटिंग होती है और वो कई घंटे तक चलती रहती है, तो उसको अपने कहना है जूजिनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होती है? एक तरह की जूजिनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपने कहना है ड्यूटीनम, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या कहना है? एक तरह का फॉर एग्जाम्पल जूजिनम। उसके बाद आपने क्या कहना है? एक तरह का इलियम, ठीक है। अगर तो फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग होती, फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग का मतलब पता है क्या? अगर वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे वॉमिटिंग होती है, उसके बाद फिर 2 घंटे बाद, हर हर 2 घंटे बाद वॉमिटिंग हो रही है तकरीबन, तो आपने कहना है ये ड्यूरिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग। जब एक टाइम बताए ना कि तकरीबन 3 घंटे बाद वॉमिटिंग हो रही है,
एक बताया कि तकरीबन हर पेन के साथ हो रही, पेन और साथ वॉमिट हो रही है, आपने कहना भाईजान यूरिनल ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर वो बताया कि मुझे वॉमिट होती है और उसके बाद होती रहती है, रुकती नहीं है, फिर आपने क्या कहना है, एक तरह का इलियल की ऑब्स्ट्रक्शन है। किसकी ऑब्स्ट्रक्शन है आपकी? एक तरह का इलियल की ऑब्स्ट्रक्शन है। वॉमिट फ्रीक्वेंट प्लस कंटिन्यूस फॉर फ्यू आवर्स, यानी कि फ्यू आवर्स तक भाईजान वो चलती रहती है। तो आपने क्या कहना है, ये किसकी? एक तरह की इलियल्स की है। कौन किसकी होती है? एक तरह की इलियम की होती है। ठीक हो गया। बाकी आपको पता है कि अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होगी। अच्छा जी, ऐसा जो बंदा होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन आता होता है, अगर ये जनाब आपका एक तरह का, ये जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन वाला ये पार्ट है, ठीक हो गया, अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक हो गया, तो जब हम ये पीछे से जो ये जो आपकी जो ल्यूमन होगा, ये आगे की तरफ जोर लगाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? जो यहाँ पर खुराक इकट्ठी हुई हुई है, ये आगे से जोर लगाएगा कि नहीं करेगा? यार इस तरह किसी को किसी तरह मैं आगे भेजूं, कहेगा कि नहीं कहेगा? मुझे ये बताएं। किसी तरह कहेगा ना। तो ये क्या होगा, ये पीछे से जोर लगाएगा। जब ये पीछे से जोर लगाएगा, तो हम जब अब्डोमिन को देखेंगे ना, अपनी सिर्फ देखने से ही, सिर्फ हम देखेंगे एब्डोमिन को, देखने से ही हमें पेरिस्टालसिस नजर आएंगी। पेरिस्टालसिस का मतलब ये होता है, हमें लेयर्स नजर आएंगी, जैसे कोई चीज की जनाब पानी की लेयर्स नहीं जैसे गुजर रही होती, हमें ऐसा लगे जैसे एब्डोमिन जो है वो यहाँ पर यार जोर लग रहा है इसका। ठीक हो गया। तो आपने कहना विजिबल पेरिस्टालसिस, क्या होगा आपकी? विजिबल पेरिस्टालसिस हो जाएगा, विजिबल पेरिस्टालसिस हो जाएगा। ठीक होगा। नंबर 4, मुझे ये बताएं कि जब हम फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो जनाब स्टेथोस्कोप लगाता है और उसके बाद अब्डोमिन के ऊपर रखता है, उसको साउंड सुनाई देंगे कि नहीं? साउंड सुनाई देंगी कि नहीं देंगी? सिंपल सी बात है, पीछे से ये जोर लगा रहा है, साउंड तो सुनाई देगी। तो ये जो साउंड सुनाई देती होती हैं, उसको हम कहते होते हैं बोर बोर गाइमी साउंड्स। कौन सी होती है आपकी? बोर बोर गाइमी साउंड्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बोर बोर गाइमी साउंड्स आप किसके अंदर सुनते होते हो? आपने कहना है कि आप जब जिस वक्त आप स्टेथोस्कोप लगाते हो, एब्डोमिन के ऊपर रखते हो, तो ये जो कुछ साउंड्स होती हैं, वो कहते हैं ना कि अब डॉक्टर साहब कुछ होता नहीं है, बस पेट के अंदर ना वो आवाजें आती है। ठीक हो गया। तो वो वाला सीन जो होगा ना, आप इसके अंदर आप देखोगे। तो ये कौन सा था आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। कोई ऐसा बच्चा जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर किसी तरह का कोई इशू है, तो वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर इशू है? हम आते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले आप लोग को लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पता हो। लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में जो मेन चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो ये हैं कि मुझे ये बताएं कि अगर ये फॉर एग्जांपल एक तरह का आपका स्टोमिक साहब है, ठीक हो गया, ओके, उसके बाद ये देखें कि ये जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह है, ठीक हो गया जनाब, ये जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जनाब आपकी एक तरह की चौथी, एक तरह की लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह फॉर एग्जांपल बनना शुरू हो जाए, ये इस तरह की लार्ज इंटेस्टाइन बनना शुरू हो गई। ठीक है जी। ये जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन बनी है, तो आपके जो पेन होगी वो आपके इस वाले हिस्से पर हो सकती है, इस वाले हिस्से पर हो सकती है, इस वाले हिस्से पर हो सकती है, इस वाले हिस्से पर हो सकती है। ठीक हो गया। लेकिन मोस्ट कॉमन जो पेन होती है ना, वो आपके ये नीचे वाले हिस्से में होती है। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम कहते होते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, कौन सा होता है आपके? एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। तो आपने कहना है मोस्ट कॉमन हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पर पेन होती है, लेकिन आपके राइट लंबर रीजन पर भी हो सकती है। ये जनाब आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन पर भी होने के चांसेस होते हैं, लेफ्ट लंबर पर होने के भी चांसेस होते हैं, उसके बाद लेफ्ट इलियक क्वाड्रेंट में भी होने के चांसेस होते हैं। ये अभी मैं जो कुछ लफ्ज बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं लिया होगा उनको पता, वो कह रहे होंगे पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, उसकी रीजन ये कि जब भी मैंने लफ्ज बोले वो आपको पोजीशन का पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है वो कौन सा होता है आपके? एक तरह का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। ठीक हो गया। और इसके अंदर कौन सी पेन होती है? बहुत ज्यादा शार्प पेन होती है, शार्प पेन होती है। आपने कहना शार्प पेन होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है इसका इंसीडियस ऑनसेट होता है। कौन सा ऑनसेट? इंसीडियस ऑनसेट होता है। ठीक हो गया जी। आगे आपने कहना है कि इसके अंदर जो कॉन्स्टिपेशन होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी? ये बताएं। इसके अंदर जो कॉन्स्टिपेशन, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसकी रुकावट इधर है, फीसिस ने इधर आना है, एक बंदा है जिसकी रुकावट इधर है, ऑब्स्ट्रक्शन इधर है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है? ये बताएं।
कॉन्स्टिपेशन के जो चांसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होंगे? शाबाश। कॉन्स्टिपेशन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कम चांस होंगे, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो भाई इधर से गुजर कर इसने इधर 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 सारा आना है, ठीक है। इधर से चलो एक रास्ते से गुजर गया, आगे तो रास्ता साफ है, ये तो पास है ना। ये तो जनाब आपके मतलब के ये फीसिस बिल्कुल पास इधर से गुजरने वाले रास्ते पर है। लेकिन इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन को क्रॉस करेगा, फिर जनाब लार्ज इंटेस्टाइन इतनी बड़ी है, फिर उधर जाएगा, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होने के चांसेस है। लेकिन इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती, कम होती है। अब मुझे ये बताना है कि इसके अंदर जो वॉमिट होगी वो होगी ज्यादा कि कम होगी? इसके अंदर वॉमिटिंग होने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की ये लार्ज इंटेस्टाइन ये इन्वॉल्व है, ठीक होगा, इधर से जनाब ये ऊपर गया खाना साहब, उसके बाद ये जनाब इधर गया, उसके बाद ये जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जनाब स्टोमी के में गया, फिर एसोफेगस में गया। दूसरी तरफ ये था कि सिर्फ और सिर्फ जो था वो क्या था, दूसरी तरफ इतना चांस था कि अगर इधर है तो इधर से ऊपर जाना था। अब किसके चांसेस ज्यादा होंगे? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा चांस होंगे? अच्छा सॉरी, वो इशू बन गया था, तो मतलब कि नेट का। अच्छा जी, तो अब देखें जी, वो साउंड का इशू बन गया था मजीद साहिल। अब देखें कि फॉर एग्जांपल जो इशू होगा वो मेनली कहाँ किसके ऊपर होगा? एक तरह का वो एक तरह का जो इशू होगा, आपने कहना है कि वो जनाब आपका वॉमिटिंग के जो चांसेस होंगे वो जनाब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वॉमिटिंग के चांसेस कम होंगे। देखें फॉर एग्जांपल ये जनाब आपका स्टोमिक है, स्टोमिक के बाद ये जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह बना दी जनाब, उसके बाद ये जनाब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है इस तरह, उसके बाद ये जनाब इस तरह है, ठीक हो गया। अब देखें एक तो सीन ये है कि यहाँ पर रुकावट है, ठीक है, तो इधर से खुराक जाएगी ऊपर, ये सारा कुछ क्रॉस करके, ये तो बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है, अगर यहाँ से तो इधर से ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद देखें कि इसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होती है, ठीक है, वो चार फीचर्स जो आपको पता है वो तो होने चाहिए। अब नंबर 6 मुझे ये बताना है कि इस बंदे के अंदर, ये वाला जो बंदा होगा, क्या इस बंदे के अंदर पेरिस्टालसिस विजिबल होंगी? देखे कॉन्स्टिपेशन का बता दे, मेरी बात को गौर कीजिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक मतलब कि आप ये बता दें कि फॉर एग्जांपल फीसिस जो है वो कहाँ से गुजरने, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जनाब एनल कनाल होती है, रेक्टम होता है, रेक्टम के बाद रेक्टम आप देखें कि फॉर एग्जांपल ये रेक्टम पॉइंट है, ठीक हो गया, रेक्टम के अंदर आना है। मुझे ये बताएं कि अगर रुकावट यहाँ पर है, अगर यहाँ पर रुकावट है, यहाँ से रेक्टम पर आना इजी है, ये रुकावट यहाँ पर है, इधर से आना ज्यादा इजी है, ठीक हो गया। तो अगर तो यहाँ पर रुकावट है, ठीक है, यहाँ से तो स्टूल पास करते करते, खुराक पास करते करते वो बहुत ज्यादा देर लगेगी यहाँ तक आते आते, तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आते आते मतलब कुछ की रुकावट हुई, उसके बाद कुछ ये होगा वो कहाँ चला गया, रेक्टम के अंदर चला जाएगा, तो उसके बाद स्टूल पास हो जाएंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक होगा जी। और दूसरी बात देखें कि फॉर एग्जाम्पल जब हम यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पीछे वाले जो होंगे वो यहाँ पर भी जोर लगाएंगे, जब यहाँ पर जोर लगाएंगे तो पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट होगी वो यहाँ पर भी होगी, सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर भी जब हम स्टेप्स लगाएंगे स्टेथोस्कोप, यहाँ पर भी जब हम साउंड सुनेंगे तो यहाँ पर भी हमें बोर बोर गायमी साउंड सुनाई देगी, बोर बोर गायमी, ठीक हो गया, यहाँ पर भी हमें साउंड सुनाई देगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए कि हाँ जी जनाब ये कौन से होते हैं आपके एक तरह के लार्ज इंटेस्टाइन, और ये कौन सा होता है आपके एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम आ जाते हैं, अगर किसी बंदे को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ जी जनाब अब हम इसका
कि एक ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और इसका सिर्फ एक ही होता है, वो आपने कहना है कि क्या करवाना है आपने, एक तरह का एब्डोमिनल इरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे, क्या करवाना, इरेक्ट एब्डोमिनल एक्सरे करवाना होता है। ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का जो मतलब के जो डायग्नोज करता होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, वो कौन सी होती है, एक तरह की एक्सरे होती है। लेकिन हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या देखेंगे, हम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या देखेंगे, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपने ये कहना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो होगा, वो हम क्या देखेंगे, गैस शेडोज देखेंगे, क्या होगा, देखेंगे आपके एक तरह के गैस शेडोज देखेंगे, आपने कहना है गैस शेडोज देखेंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर कम आता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन वाला पॉइंट ज्यादा आता है। क्यों? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आप क्या देखोगे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम देखेंगे गैस शेडोज सिर्फ और सिर्फ रेक्टम के अंदर एब्सेंट है, बाकी हर जगह पर गैस शेडोज है। दूसरा पता क्या होता है, इसके अंदर एक तरह की इरेगुलर शेप्स देखेंगे, क्या देखेंगे, इरेगुलर शेप्स देखेंगे। जो इरेगुलर शेप्स होती है, इसका दूसरा नाम होता है हॉस्ट्रेशंस, क्या कहते हैं, एक तरह का हॉस्ट्रेशंस कहते होते हैं, ठीक है। इसको हम दूसरा क्या कहते हैं, एक तरह का हॉस्ट्रेशंस कहते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये हॉस्ट्रेशन वाला सीन क्या है, ताकि ये कंसेप्ट भी आप लोगों का कवर हो जाए साथ साथ। ये देखें, ये वाला जो फॉर एग्जांपल, ये आप लोग इस तरह देखेंगे, ये निकले हुए जो बाहर के हिस्से होते हैं ना, इसको हम कहते हैं हॉस्ट्रेशन, ठीक हो गया। अगर आप देखें कि हॉस्ट्रेशन का मेन काम क्या होता है, इधर पिक्चर को कोई सेपरेट की, लेकिन यहाँ पर इन्होंने, ये देखें निकले हुए हिस्से लग नहीं रहे आप लोगों को, कुछ ऐसे नहीं चल रहा, ये देखें थोड़ा सा, ओहो सॉरी, ये देखें, ये कैसे हिस्से बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये वाला जो सीन है, अब इसके ऊपर लिखा भी नहीं जा रहा, ना लिखा जाए ना। तो ये वाला जो थोड़े से हिस्से बाहर निकले हुए, जैसे ऐसे लगता है जैसे निकले कंडे नहीं होते, जैसे कि वो वाला हिसाब है, तो उसको हम कहते हैं हॉस्ट्रेशंस कहते होते हैं, ये वाला जो हिसाब होगा। अब इसके पिक्चर के अंदर भी देखो कि ये बाहर पार्ट जो है निकले हुए, उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का हॉस्ट्रेशंस कहेंगे, ये वाला जो पार्ट है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने किस तरह अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये क्या है, लीवर है, देखें ये लीवर कहाँ है, ये डायफ्राम के नीचे है, ये राइट होपेकोंडिक इंफीरियर पोल ऑफ किडनी, किडनी यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आप एक्सरे भी एक टाइम होगा जब आप अच्छे से देख सकोगे सारी चीजें, हम इंशाल्लाह एक टाइम है वो हम एक एक चीज जो है वो फुल डिटेल के अंदर हमें पता चलेगी कि हाँ जी जनाब क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। हॉस्ट्रेशंस का मतलब होता है कि जनाब आपका क्या होता है, एक तरह का उभार से हिस्से होते हैं, उसको हम कहते होते हैं हॉस्ट्रेशंस, ठीक है। उसको आपने क्या कहना है, हॉस्ट्रेशंस कहना है। अब हम आ जाते हैं आगे, और आगे देखते हैं, इररेगुलर शेप होती है, इसमें शेप जो होती है वो क्या होती है, एक तरह की इररेगुलर होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल पूछा जाए ना कि बेस्ट फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, आपने क्या कहना है, एक्सरे। लेकिन अगर पूछा जाएगा ना कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो आपने कहना सीटी स्कैन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का तो आपको एक तरह का सीटी स्कैन होता है। और उसके बाद हम आते हैं जनाब आपका एक तरह का कौन से लेवल पर, अब हम आ जाते हैं एक तरह का ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका क्या है जी, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर आप लोगों को जो मेन चीजें जिसका पता होना चाहिए वो ये है कि हम एक तरह का
बंदे को जब देखेंगे कि हाँ जी जनाब उसकी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक हो गया, तो हम क्या एक काज करेंगे, हम जनाब उसका एक तरह का इंट्रावेनस लाइन पास करेंगे। खाना पीना उसका मुकम्मल तौर पर बंद है, ये नहीं है कि एक ऑब्स्ट्रक्शन पहले ही रास्ता बंद हो, आप उसको कोई जनाब कोई नहीं खा पी ले, ठीक है, ये चीज हम लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक तरह का मतलब कि आपने ये काम करता है, इंट्रावेनस लाइन पास करनी है, नील पर ओरल कर देना है उसको। उसके बाद आप लोगों ने ड्रिप एंड सक तकनीक होती है एक तरह की। ड्रिप और सक तकनीक का पता है क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल ड्रिप एंड सक तकनीक लिख लें, प्लस सक तकनीक। अगर तो फॉर एग्जांपल किसी बंदे को एक तरह का मतलब आप ये कह सकते हो कि एक तरह का उसको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इशू है, फॉर एग्जांपल ये हुआ, ठीक होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह इशू है, ये इस तरह हो गया, ठीक होगा, और ये जनाब इंटेस्टाइन इस तरह ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक होगा, ये इस तरह ऑब्स्ट्रक्शन है। क्या करेंगे? थ्रू एनल रेक्टम प्रेशर लगाते हैं। जब ये प्रेशर लगाते हैं तो ये जनाब यहाँ पर जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो इस तरह हो जाती है, ठीक होगा, ये हिस्सा आपका फिर खुल जाता है, प्रॉपर हो जाता है। तो इसको आप कहते होते हो कि ये क्या होता है, एक तरह का सक और ड्रिप ड्रिप तकनीक, ठीक हो गया। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, डीकम्प्रेस करना होता है, डीकम्प्रेशन करनी होती है। आपने ये करना डीकम्प्रेशन, जो कंप्रेशन हुई हुई थी, जो कंप्रेस हुआ हुआ था हिस्सा, उसको आपने डीकम्प्रेस करना होता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी जनाब अगर फॉर एग्जाम्पल जो मेन हमने काम करना होता है वो क्या है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब हमने एंटीबायोटिक यूज करनी है, साथ पेन किलर साथ यूज करनी है। अगर फार फिर भी अगर इसके साथ भी काम नहीं हो रहा, ठीक हो गया, अगर इसके साथ भी काम नहीं हो रहा, तो फिर आप एंड पर क्या काम करते हो, लेप्रोटोमी करते हो। क्या काम करते हो? लेप्रोटोमी करते हो। लेप्रोटोमी के अंदर आप क्या काम करते हो? देखें, जस्ट इमेजिन करें कि एक बंदा है जिसका फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग कॉलन जो है ये इन्वॉल्व है। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ये काम करना है, असेंडिंग कॉलन इतना कट कर देना है, ठीक होगा। जब इतना हिस्सा कट हो गया, ये वाला आपका और ये ऊपर से आपका जो हिस्सा होगा वो जनाब आपस में जोड़ देंगे, ठीक होगा। उसके बाद क्या कर देंगे, एक तरह का आपस में जोड़ देंगे। या फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर जनाब उन्होंने कट कर देना लेप्रोटोमी के थ्रू, और उसके बाद इसका जो नीचे वाला हिस्सा उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ इस तरह एक तरह का अडहीजन कर देंगे, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि ये जनाब आपका क्या होता है, एक तरह का मतलब कि लेप्रोटोमी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। अगर पूछा जाए कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, तो आपने कहना लेप्रोटोमी। अगर पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या, आपने कहना सीटी स्कैन। अगर पूछे बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट कौन सा है, आपने कहना सीटी स्कैन, ठीक हो गया जी। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके अंदर आपके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। अब हम आते हैं जनाब आपकी ए डायनामिक कॉज के अंदर कि ए डायनामिक कॉज कौन कौन सी होती है। मतलब कि ए डायनामिक कॉज जो पैरालाइटिक इलियस था, उसको अब हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि उसके क्या होता है ए डायनामिक कॉज का। ए डायनामिक कॉज के अंदर आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये जनाब आपकी इंटेस्टाइन है, ये जनाब आपका स्टोमिक इस तरह, उसके बाद ये जनाब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह, ठीक है। आपने कहना है कि इसके अंदर होता है कि मोस्टली पोस्ट ऑपरेटिव होता है। क्वेश्चन के अंदर 95% क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्या करता है, पोस्ट ऑपरेटिव लिखता होता है और कहता है कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक्सरे, जैसे उसके अंदर था, ठीक है, सेम टू सेम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली ये सीन होता है कि सेम टू सेम वही फीचर्स होंगे कि नहीं होंगे, जब खुराक आगे जाएगी नहीं। अब देखिए खुराक इधर है, खुराक इधर से आगे पास नहीं करेगी तो कॉन्स्टिपेशन होगी कि नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी। नंबर टू, खुराक ऊपर की तरफ जाएगी तो वॉमिट के भी चांसेस होना शुरू हो जाएंगे, अब्डोमिनल डिस्टेंशन भी होगा, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या होगा, एक तरह का मतलब कि इसमें पेन होगी, मुझे ये बताएं, इसमें पेन होगी? इसका उससे कैसे फीचर कर सकते हैं, इसके अंदर पेन होती है आपकी? जल्दी करें जल्दी करें, इसके अंदर क्या आपको पेन होगी? नो, क्योंकि नर्व्स का मसला है भाईजान, ये डायनामिक प्रॉब्लम है। जब नर्व ही नहीं कुछ कर रही तो पेन कहाँ आएगी, ठीक है। तो कोई पेन शेन इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। तो इसका भी क्या हिसाब होता है, इसका भी सेम टू सेम आप लोगों ने फॉर एग्जांपल जो बेस्ट आपने जो ट्रीटमेंट करना होता है ना, जो बेस्ट आपने ट्रीटमेंट करना है, सबसे पहले आप लोगों ने एक्सरे कर इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक्सरे करना है। अगर उससे नहीं हो रहा तो फिर आप एक तरह का मतलब के, क्योंकि ए डायनामिक कॉज है ना, तो ये डायनामिक कॉज के अंदर हम क्या देखते थे, पोटेशियम के लेवल को चेक करते थे, हाइपोक्लीमिया की वजह से हो सकता था कि नहीं हो सकता था। हम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम देखेंगे पोटेशियम कितना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम जो चेक करेंगे, आपको पता है कि ये जनाब यूरिया के लेवल ज्यादा होने की वजह से हो सकता है। तो यूरिया किस वजह से लेवल बढ़ता था, अगर किसी बंदे का किडनी काम नहीं कर रहा, और किडनी के लिए हम कौन से टेस्ट करवाएंगे, रीनल फंक्शन
टेस्ट, हम ये टेस्ट करवाना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के अंदर क्या है, ये जनाब मूव नहीं कर रहा, तो इसको जो मूव करवाती थी वो कौन सा सिस्टम करवाता था, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऐसे ही था ना, जो एक तरह की पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाता होता है। तो हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एगोनिस्ट होगी। तो इसमें आती है मेन नियोस्टिग्मिन। पहले हम नियोस्टिग्मिन करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो ये था जनाब आपका पूरे का पूरा टॉपिक, जिसको हम कहते होते हैं कि एक तरह का मतलब के एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब हम इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, सॉरी, अब मैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को फुल डिटेल के अंदर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेडिकल कौन सी, नियोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, ठीक है, नियोस्टिग्माइन। अब मैं दोबारा इस सबको पूरे का पूरा रिपीट करता हूँ जी। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, देखें जी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की दो कॉजेज हैं, दो टाइप्स हैं। एक होता है डायनामिक और एक कौन सा होता है आपका, एक तरह का ए डायनामिक। डायनामिक के अंदर आपकी आ जाती हैं जनाब आगे टाइप्स, आगे जो डायनामिक के अंदर टाइप्स आती हैं उसको हम कहते होते हैं, हाँ जी जनाब, एक तरह का, फॉर एग्जांपल इंट्रा ल्यूमिनर। एक जो टाइप आती है उसको हम कहते होते हैं इंट्रा म्यूरल। एक जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल। इंट्रा म्यूरल जो, इंट्रा ल्यूमिनल जो होती है, इसके अंदर आ जाती है जनाब आपके फीकल इंफेक्शन, फीकल इंफेक्शन। इसके अंदर जो आ जाती है उसको हम कहते होते हैं गालस्टोन इलियस, गालस्टोन इलियस। इसके अंदर जो आ जाती है उसको हम कहते होते हैं वर्म्स, और क्या कहते हैं, एक तरह का फॉरेन बॉडी। ये 4 पॉइंट। उसके बाद इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल के अंदर जो आपकी आती होती हैं इसको हम कहते होते हैं फॉर एग्जांपल मैलिग्नेंसी। उसके बाद नंबर 2 कौन सा होता है आपके, एक तरह का स्ट्रिक्चर। एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर जो आपकी आती होती हैं इसके अंदर हम आते हैं जिसको हम कहते होते हैं फॉर एग्जांपल एक तरह का वाल्वुलस। उसके बाद आ जाता है इंटुसिसेप्शन। उसके बाद आ जाता है आपका हर्निया। उसके बाद आ जाता है आपके एक तरह के एडहीजन। ये हो गया जी आपके मतलब के आगे हम इसका जो मेन चीज जो देखते होते हैं, उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि एक तरह का क्या होता है, एक तरह का ए डायनामिक। ए डायनामिक मोस्टली जब क्वेश्चन के साथ आता है तो आप लोगों ने कहना है कि ये क्वेश्चन के अंदर किस तरह आता है। आपने कहना है कि ये क्वेश्चन के अंदर आपके जो चांसेस होते हैं वो आता है एक तरह का पोस्ट ऑपरेटिव के लिहाज से। इसके अंदर हम देखते हैं पोटाशियम का लेवल कम होता है, यूरिया का लेवल ज्यादा होता है, पैरालाइटिक इलियस भी कह देते होते हैं, ठीक होगा जी, पैरालाइटिक इलियस भी कह देते होते हैं। फिर हम आते हैं इसकी और डिफरेंशिएशन की तरफ। इसको हम डिवाइड करते हैं आगे दो पार्ट्स में, जिसको हम कहते होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और कौन सी होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक हो गया जी। स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैसे जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के यहाँ पर आप इस तरह अगर करते हो, ठीक हो गया जी। उसके बाद आते हैं कि फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक होगा जी। फीचर्स, आपके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपने फीचर्स की तरफ जब आना है तो आपने कहना है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के जो मेन फीचर्स हैं वो होता है वॉमिटिंग, आपने कहना है पेन, आपने कहना है कॉन्स्टिपेशन, आपने कहना है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ये आपके 4 फीचर्स बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं तो आपने कहना है कि इसके अंदर पेन जो होती है वो अम्बिलिकल रीजन में होती है, अम्बिलिकल रीजन में पेन। उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि इसके अंदर वॉमिटिंग, वही सारे सीन वॉमिट वाला है, यानी कि सेम फीचर्स आप लिख दें, यहाँ पे सेम फीचर लिख दें, लेकिन उसके साथ क्या होगी, एक तरह की पेरिस्टालसिस, और उसके बाद ऑस्कल्टेशन साउंड्स, साउंड्स ये लिखते हैं, ठीक हो गया जी। ये जनाब यहाँ पर जो पेन होगी वो जनाब आपकी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पर मेन होती है। उसके बाद जो आपकी होती है सेम पेरिस्टालसिस यहाँ पर भी देखते हैं,
उसके बाद आप यहाँ पर भी ऑस्कल्टेशन के ऊपर हम क्या देखते हैं, एक तरह की साउंड सुनते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जनाब इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन की जब हम बात करते हैं तो दोनों तरफ हम ये कहेंगे कि हाँ जी जनाब, हम क्या करवाते हैं, एक तरह का एक्सरे करवाते हैं, बेस्ट इनिशियल। उसके बाद आपने कहना है सीटी करवाते हैं, ठीक हो गया। एक्सरे के अंदर हम क्या देखते हैं, गैस शेडोज देखते हैं बहुत कम, साथ यहाँ पर फ्लूइड लेवल देखते हैं। इसके अंदर फ्लूइड लेवल बहुत ज्यादा बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गैस शेडोज बहुत ज्यादा देखते हैं, ठीक होगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एक तरह का मतलब के हॉस्ट्रेशंस देखते हैं, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। इसका ट्रीटमेंट इसका आपने बताना है लेप्रोटोमी। जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट जो है वो क्या आपका एक तरह का लेप्रोटोमी है जी, ठीक हो गया जी। जब हम ए डायनामिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके लिए हम क्या करवाएंगे, किडनी या देखें पोटाशियम का मसला है तो इसके लिए हम जो टेस्ट करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। यूरिया का है तो हम रेनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। पोस्ट ऑपरेटिव है तो हम दोबारा जनाब अल्ट्रा यानी कि एक्सरे करवाएंगे। पैरालाइटिक इलियस इस सबको कह देते होते हैं, ठीक है। तो ये हम टेस्ट वगैरह करवाते होते हैं, ठीक है। इसके बाद देख के फिर हम क्या ट्रीटमेंट के अंदर, इसके ट्रीटमेंट में क्या देनी है, हमने कहना नियो स्टेगमिन। उसके बाद क्या होता है लेप्रोटोमी। अगर इससे काम नहीं बनता तो फिर हमने क्या काम करना होता है लास्ट पर, मतलब और सॉरी यहाँ पर सबसे पहले हम डीकम्प्रेशन करते होते हैं, सक एंड डीकम्प्रेशन। उसके बाद अगर उससे काम नहीं बनता तो फिर हम करते होते हैं लेप्रोटोमी, ठीक है। तो ये था सारे का सारा आपका टॉपिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो बंदा पूछ सकता है, वरना इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे देखेंगे जनाब आप लोगों का पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा क्या होता है।